महिला आरक्षण विधेयक ये एक ऐसा वादा है जो भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन क्या ये एक ऐसा वादा है जो लटका हुआ है? चलिए आज इसी बड़े और जरूरी मुद्दे की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये खबर एक बहुत ही ऐतिहासिक विधेयक की बात तो करती है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। हेडलाइन ही सब कुछ कह रही है, महिला आरक्षण बिल आज परिसीमन पर पेच। तो सवाल यह है कि आखिर ये पेच है क्या? इस पूरी कहानी का हीरो है ये नंबर 33%। जी हाँ, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। सुनने में तो ये बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम लगता है। तो ठीक है, अब जरा इसे डिटेल में समझते हैं। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि ये बिल असल में है क्या और वो कौन सी शर्त है जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। तो ऑफिशियली इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसका मकसद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत सीधा है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए ये बिल पास हो भी गया, तो क्या अगले चुनाव से ही महिलाओं को ये आरक्षण मिलने लगेगा? बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। असल में इस बिल का लागू होना भविष्य में होने वाली 2 चीजों पर टिका है। पहली, एक नई जनगणना, और दूसरी, उसके बाद होने वाली एक प्रक्रिया जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। मतलब साफ है, आरक्षण मिलेगा, पर इन 2 पड़ावों के बाद। और यही 2 शब्द इस पूरी बहस के केंद्र में हैं। लेकिन परिसीमन क्या है, वो समझने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि भाई हमें इस आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत 193 देशों में 149वें नंबर पर आता है। और सोचिए, रवांडा जैसा छोटा सा देश इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। कितना बड़ा फासला है ना? और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? वोट देने में महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, बल्कि 2019 के आम चुनावों में तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से भी थोड़ा ज्यादा था। तो सवाल उठता है कि जब वोट देने में भागीदारी इतनी जबरदस्त है, तो राजनीति में हिस्सेदारी इतनी कम क्यों? और देखिए, ये कहानी सिर्फ संसद की नहीं है। अगर हम ऊंची अदालतों को देखें, पुलिस फोर्स को देखें, या फिर बड़े सरकारी अफसरों यानी IAS IPS को देखें, तो हर जगह महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि फैसले लेने वाली बड़ी कुर्सियों पर एक बहुत बड़ा जेंडर गैप मौजूद है। तो ये तो साफ हो गया कि आरक्षण की जरूरत तो है। अब सवाल ये है कि ये कानून काम कैसे करेगा, इसके नियम क्या हैं? चलिए, इस बिल के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा, इसी 33% कोटे के अंदर SC और ST समुदाय की महिलाओं के लिए सब कोटा भी होगा। तीसरा, कौन सी सीट आरक्षित होगी ये हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगा, बल्कि हर परिसीमन के बाद सीटें रोटेट होती रहेंगी। और चौथा, ये आरक्षण शुरू में 15 साल के लिए लागू होगा। तो अब आते हैं उस शब्द पर जिसने सारा खेल उलझा रखा है, परिसीमन। आसान भाषा में इसका मतलब है नई जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर सीट की आबादी लगभग बराबर हो। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कानून बनने के बावजूद हमें इसके लागू होने के लिए पहले अगली जनगणना का इंतजार करना होगा और फिर परिसीमन की लंबी प्रक्रिया का। और सरकार के हिसाब से ये सब होते होते 2029 या उसके बाद का समय आ सकता है। और बस इसी देरी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं। पर एक मिनट, ये बहस कोई आज की नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। ये बिल पहली बार 1996 में पेश हुआ था। 2010 में ये राज्यसभा से पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया। और अब सालों बाद इसे नई शर्तों के साथ फिर से लाया गया है। तो मुख्य झगड़ा किस बात पर है? देखिए, सरकार का कहना है कि एक निष्पक्ष और सही प्रक्रिया के लिए जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे फौरन लागू करने की मांग कर रहा है और इस देरी को महिलाओं के साथ एक धोखा बता रहा है। और बात सिर्फ देरी की नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष उठा रहा है,
उनकी मांग है कि इस 33% कोटे के अंदर ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए भी एक अलग से सब कोटा होना चाहिए ताकि आरक्षण का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद, इन सभी तर्कों और पलटा तर्कों को समझने के बाद हम आखिरकार सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ एक ऐतिहासिक वादा किया गया है और दूसरी तरफ उस वादे को पूरा करने का एक ऐसा रास्ता है जो अनिश्चितताओं और बहसों से भरा हुआ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये 33% आरक्षण सच में भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलेगा? और अगर हाँ, तो वो दिन, वो बदलाव हमें देखने को कब मिलेगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।